बड़ी जिम्मेदारियां थी अभय के ऊपर। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, महज 37 साल। योगिता सिर्फ 34 साल की थी। अथर्व तो अभी 4 साल का ही था। उसने जेब में हाथ डालकर गुटके के दोनों पाउच को सामने ही रखे बड़े से डस्टबिन में फेंक दिया। देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभय को लगा जैसे डॉक्टर का कहा उसके जहन में गूंज रहा हो। अगर दवाओं से का आराम हो गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मुंह पूरा नहीं खुल पा रहा है। अगर आराम नहीं हुआ तो कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे। 4 दिन की दवा दे रहा हूँ, उसके बाद दिखाइएगा। अथर्व पैदा नहीं हुआ था। योगिता के मामा के लड़के की शादी थी कि खुद की शादी को अभी 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था। शादी के बाद ससुराल में पहली शादी थी। उन्हें बड़े मन से बुलाया गया था। योगिता के मामा जी का घर पटना के एक कस्बे नुमा शहर में था। योगिता के पिताजी, माँ, भाई व बहन भी आ ही रहे थे। ऑफिस में कोई छुट्टी की परेशानी नहीं थी, इसलिए अभय ने भी जाना तय कर लिया था। ट्रेन सीधे उस शहर को जाती थी। रात में चलकर सुबह सुबह वहाँ पहुँच जाती थी, पर ट्रेन लेट होकर 10:30 बजे पहुँची। स्टेशन से ही आवभगत शुरू हो गई। उन्हें 4-5 लोग लेने आए थे। उन्हीं में थे शेखर भैया। थे तो वे अभय के साले, पर उम्र थी उनकी 45 साल। खुद ही बताया था उन्होंने। वे योगिता के मामा जी के दूर के रिश्ते के भाई के लड़के थे। वे खुलते गेहुए रंग के, जरा नाटे पर गठित शरीर के थे। सिर के बाल घने व एकदम काले थे। उनकी आंखें बड़ी बड़ी व गोल गोल थी। वे बड़े हंसमुख थे और मामा जी के नज़दीकी थे। आइए आइए दामाद जी, उन्होंने अभय को अपनी कॉली में भर लिया। पहली बार आप हमारे यहाँ आए रहे हैं, स्वागत है। आप पटना पहली बार आ रहे हैं या पहले भी आ चुके हैं? जी, मैं तो पहली बार ही आया हूँ सर जी। अभय ने भी गर्म जोशी से गले मिलते हुए अपना हाथ छुड़ाया। अरे, हम साहब नहीं हैं दामाद बाबू। उनके मुंह में पान भरा था। हम आपके साले हैं, नाते रिश्तेदारी में सबसे बड़े साले। नाम है हमारा शेखर बाबू। उम्र है 45 साल। पटना में शिक्षक हैं, पर रहते यहीं हैं। कभी कभार वहाँ जाते हैं। आप शिक्षक हैं और स्कूल नहीं जाते? अभय ने हैरानी से कहा। अरे स्कूल नहीं, कॉलेज दामाद बाबू। उन्होंने जोर से पान की पीक थूकी। हाँ, नहीं जाते, ससुरे तनख्वाह ही नहीं देते। चलिए, अब तो आपसे खूब बातें होगी। आइए अब चले। तब तक साथ आए लोगों ने प्रणाम कर अभय का सामान उठा लिया था। वे स्टेशन से बाहर की ओर चले। आप किस विषय के टीचर हैं? अभय ने चलते चलते पूछा। हम अंग्रेजी के टीचर हैं, उन्होंने अभिमान से बताया। हाई स्कूल की कक्षाएं लेता हूँ दामाद बाबू। स्टेशन के बाहर आकर सभी तांगे से घर पहुँचे। अभय का सभी रिश्तेदारों से परिचय हुआ। तब अभय को पता चला कि शेखर भैया नाते रिश्ते में होने वाले शादी ब्याह के अभिन्न अंग हैं। वे हलवाई के पास बैठते थे। शेखर भैया सुबह से शाम तक हलवाइयों के साथ लगे रहते थे। दूसरे दिन शेखर भैया आए। आइए दामाद बाबू, शेखर भैया बोले। आप बोर हो गए होंगे, आइए ज़रा आपको बाहर की हवा खिलाएं। सुबह का नाश्ता हो चुका था। अभय अपने कमरे में अकेला बैठा था। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। घर से बाहर निकलते ही शेखर भैया ने नाली में पान थूका। आप पान बहुत खाते हैं शेखर भैया। अभय से रहा नहीं गया। बस यही पान का तो सहारा है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। खाना चाहे एक समय ना मिले, पर पान जरूर मिलना चाहिए। आइए पान खाते हैं। वे उसे आगे के मोड़ पर बनी पान की दुकान की ओर ले चले। मगही पान लगाओ, चूना कम, भीगी सुपारी, इलायची और सादा पत्ती, ऊपर से तंबाकू, उन्होंने पान वाले से कहा। आप कैसा पान खाएंगे दामाद बाबू? उन्होंने उससे पूछा। मैं पान नहीं खाता, अभय बोला। अरे, ऐसा कहीं होता है? पान खाने वाली चीज़ है, ना खाने वाली नहीं दामाद बाबू। सच में मैं पान नहीं खाता, पर चलिए मैं मीठा पान खा लूँगा। मीठा पान तो औरतें खाती हैं, बल्कि वे भी जर्दा भी ले लेती हैं।
नहीं, मैं जर्दा तंबाकू बिल्कुल नहीं खाता। अच्छा भाई, दामाद बाबू के लिए औरतों वाले पान लगाओ। पान वाले ने पान में मीठा डाल कर दिया। वे वापस आकर हलवाई के पास पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए और हलवाई से बातें करने लगे। आधा घंटा बीत गया। तभी शेखर भैया ने एक लड़के से कहा, अबे टिंकू, जाके 2 बीड़ा पान लगवा लाओ, बोलना शेखर बाबू मंगवाए हैं। वह लड़का दौड़कर गया और पान लगवा लाया। लीजिए दामाद बाबू, पान खाइए। अबे, दामाद बाबू वाला पान कौन सा है? आप पान खाइए, अभय ने कहा। मेरी आदत नहीं है, चलो तंबाकू अलग से दिए हैं। शेखर बाबू ने पान चेक किए। लीजिए, ये तो सादा चूना कत्था है, जरा सी सादा पत्ती डाल देते हैं। नहीं शेखर भैया, मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। अरे क्या कहते हैं दामाद बाबू, सादा पत्ती भी कोई तंबाकू होती है क्या? वैसे जर्दा तंबाकू खाना तो मर्दानगी की निशानी है। सिगरेट आप पीते नहीं, दारू वगैरह को तो सुना नहीं है, आप हाथ भी नहीं लगाते। जर्दा तंबाकू की मर्दानगी तो यहाँ बच्चों में भी होती है। जब तक शेखर बाबू पान में एक चुटकी सादा पत्ती वाला तंबाकू डालकर उसकी तरफ बढ़ा चुके थे। अभय ने उनसे पान लेकर मुंह में रख लिया। कुछ नहीं हुआ, मर्दानगी के पैमाने को उसने पार कर लिया था। शादी से लौटकर अभय ने पान खाना शुरू कर दिया। बहुत संभल कर बहुत थोड़ी सी सादा पत्ती व तंबाकू लेने लगा। फिर तो वह कायदे से पान खाने लगा। कुछ नहीं हुआ, बस ये हुआ कि उसके खूबसूरत दांत बदसूरत हो गए। एक बार अभय को ऑफिस के काम से एक छोटे से तहसील में जाना पड़ा। गाड़ी से उतरकर उसने एक दुकान से पान खाया। पान एकदम रद्दी था, कत्था तो एकदम ही बेकार था। तुरंत मुंह कट गया। बड़ा रद्दी पान लगाया है। अभय ने पान वाले से कहा, यहाँ तो यही मिलता है बाबूजी, पूरा मुंह खराब कर दिया यार। ये लो बाबूजी, इसको दबा लो। उसने एक पाउच बढ़ाया। ये क्या है? ये गुटखा है, नया चला है, इससे मुंह कभी नहीं कटेगा। इसमें सुपारी, कत्था, चूना, इलायची सब मिला है। पान से ज़्यादा मज़ा देता है बाबूजी। अभय ने गुटखे का पाउच फाड़ कर मुँह में डाल लिया। अपने शहर में आकर अपनी दुकान से अभय ने पान खाया। आज मज़ा नहीं आया। उसने 4 गुटखे के पैकेट लेकर जेब में डाल लिए। सोते सोते तक में अभय 4 गुटखे खा गया। सुबह उठते ही ब्रश करते ही गुटखा ले आया। धीरे धीरे उसकी पान खाने की आदत छूट गई। खड़े होकर पान लगवाने की जगह गुटखा तुरंत मिल जाता था। रखने में भी आसानी थी और खाने में भी आसानी थी। परेशानी थोड़ी ही थी कि मुंह का स्वाद खत्म हो गया। अब खाने में स्वाद कम आता था। योगिता परेशान हो गई। अभय की सारी शर्ट पर दाग पड़ गए जो छूटते ही नहीं थे। सारी पैंटों की पॉकेट में भी दाग थे। उसे कब्ज रहने लगी। पहले उठते ही प्रेशर रहता था, जाना पड़ता था। अब उठकर ब्रश करके चाय पीकर वह फिर जब तक एक गुटखा ना दबा ले हाजमा नहीं होती थी। एक गुटखा थूकने के तुरंत बाद फिर गुटखा खाने की तलब लगती थी। यही गुटखे की खासियत है। मुसीबत की शुरुआत मसूड़ों के दर्द से शुरू हुई। पहले हल्का हल्का दर्द था। खाना खाते समय, मुंह चलाते समय दर्द बढ़ जाता था। फिर ब्रश करते समय मुंह खोलने में दर्द होने लगा। अभय ने कुनकुने पानी में नमक डालकर खूब कुल्ले किए, पर कोई आराम न हुआ। धीरे धीरे ऑफिस के लोगों को पता चला। उन्होंने उसे डॉक्टर को दिखाने को कहा, पर उसे लगा शायद ये दांतों का साधारण दर्द है, ठीक हो जाएगा। ये गुटखे के चलते हैं, यह मानने को उसका मन तैयार ही नहीं हुआ। कितने लोग तो खाते हैं, किसी को कुछ नहीं होता। उसके विभाग के इंजीनियर साहब आलोक जी तो गुटखे की पूरी लड़ी लेकर आते थे। उनका मुंह तो कभी खाली नहीं रहता था। उनकी तो उम्र भी 50 के पार है। जब उन्हें कुछ नहीं हुआ तो उसे क्या होगा? वह खाता रहा। फिर अभय के मुंह में दाहिनी तरफ गाल में मसूड़ों के बगल में एक छाला हुआ। छाले में दर्द बिल्कुल नहीं था, पर खाने में नमक मिर्च का तीखापन बहुत लगता था। छाला बड़ा हो गया,
बार बार उस पर जबान जाती थी, फिर छाला फूट गया। अब तो उसे खाने पीने में और भी परेशानी होने लगी। वह कॉलोनी के ही होम्योपैथिक डॉक्टर से दवा ले आया। वे पढ़े लिखे डॉक्टर नहीं थे। रिटायरमेंट के बाद वे दवा देते थे। उन्होंने दवा दे दी पर आराम नहीं हुआ। आखिरकार योगिता के जोर देने पर वह डॉक्टर को दिखाने के लिए राजी हुआ। क्या मुझे सच में कैंसर हो गया है? अभय ने स्कूटर में किक लगाते हुए सोचा। अब क्या होगा? अभय ने तय किया कि अभी वह योगिता को कुछ नहीं बताएगा। डॉक्टर ने भी 4 दिन की दवा तो दी है, वो 5-6 दिनों की छुट्टी लेगा। योगिता से कह देगा कि डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। अभी से उसे बेकार में ही परेशान करने से क्या फ़ायदा? यही ठीक रहेगा। घर पहुंचकर उसने स्कूटर खड़ा किया और घंटी बजाई। दरवाज़ा योगिता ने ही खोला। योगिता को देखते ही वह अपने को रोक ना सका और फफक कर रो पड़ा। योगिता एकदम घबरा गई और अभय को पकड़ने की कोशिश करने लगी। क्या हुआ? क्या हो गया है? सब ठीक तो है? मुझे कैंसर हो गया है, कहकर अभय जोर से योगिता से लिपट गया। ये क्या हो गया योगिता? अब क्या होगा? क्या? कैंसर? यह आप क्या कह रहे हैं? किसने कहा? डॉक्टर ने कहा है। अभय से बोलते नहीं बन रहा था। योगिता एकदम घबरा गई। आप ज़रा यहाँ बैठिए। उसने अभय को ज़बरदस्ती सोफे पर बिठा दिया। और अब मुझे ठीक से बताइए कि डॉक्टर ने क्या कहा है? वही। अब अभय फिर रो पड़ा। मुंह में इन्फेक्शन हो चुका है। 4 दिन के लिए दवा दी है, कहा है अगर आराम नहीं हुआ तो 4 दिन बाद टेस्ट करना पड़ेगा। क्या डॉक्टर ने कहा है कि आपको कैंसर है? साफ साफ बताइए। अभी नहीं कहा है, टेस्ट वगैरह हो जाने के बाद कहेगा, तब तो ऑपरेशन भी होगा। ज़बरदस्ती? आप ज़बरदस्ती सोचे जा रहे हैं। हो सकता है कि 5 दिन में आराम हो जाए और टेस्ट भी ना कराना पड़े। नहीं, मैं जानता हूँ ये गुटखा के चलते हुआ है, कैंसर ही होता है। गुटखा तो आप छोड़ेंगे नहीं? योगिता ने दुखी से कहा। छोड़ूंगा, छोड़ दिया है। पान भी नहीं खाऊंगा। लोग कहते हैं कि यह आदत एकदम छोड़ने से ही छूटती है। खाइए मेरी कसम। तुम्हारी और अथर्व की कसम तो मैं पहले ही कई बार खा चुका हूँ, पर फिर खाता हूँ कि नहीं? खाऊंगा, पर अब क्या हो सकता है? नुकसान तो हो ही गया है योगिता। अब तुम्हारा क्या होगा? अथर्व का क्या होगा? रोइए नहीं और घबराइए भी नहीं, हम लड़ेंगे। अभी तो आपको कंफर्म भी नहीं है। कानपुर वाले चाचा जी का तो गाल और गले का ऑपरेशन भी हुआ था। देखिए वे ठीक ठाक हैं। आपको कुछ नहीं होगा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आपको कुछ नहीं होगा। योगिता की आवाज़ दृढ़ थी। योगिता अभय को पकड़कर बेडरूम में लाई। वो दिन भर घर में पड़ा रहा। नींद तो नहीं आई, पर टेलीविज़न देखता रहा और सोचता रहा। कहते हैं कैंसर का पता चलने के बाद आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक ज़िंदा रह सकता है। उसकी नौकरी अभी 12 साल की हुई है। पीएफ में कोई ज़्यादा पैसा जमा नहीं होगा। ग्रेजुएटी तो खैर मिल ही जाएगी। आवास विकास का मकान कैंसिल कराना पड़ेगा। योगिता किस्त कहाँ से भर पाएगी? और उसका एक बीमा भी है, 10 लाख रुपए का बीमा था, किस्त सालाना थी। तभी अभय को याद आया, इस साल तो उसने किस्त जमा ही नहीं की थी। यह तो बड़ी गड़बड़ हो गई। वह लपक कर उठ गया। वह अलमारी से फाइल निकाल लाया। बीमा की पॉलिसी और रसीदें मिल गई। सही में 2 किस्तें बकाया थी। वह चिंतित हो गया। कल ही जाकर वह किस्तों का पैसा जमा कर देगा। उसने बैग से चेक बुक निकाल कर चेक भी बना डाला। फिर उसने चेक बुक रख दी और तकिए पर सिर रखकर बीमा पॉलिसी के नियम पढ़ने लगा। मैं खाना लगाने जा रही हूँ, योगिता ने अंदर आते हुए कहा। ये आप क्या फैलाए बैठे हैं? जरा बीमा पॉलिसी देख रहा था। 2 किस्तें बकाया हो गई है, कल ही किस्तें जमा कर दूंगा। अरे, तो तुम वही सब सोच रहे हो? अच्छा चलो पहले खाना खा लो। योगिता ने बेड के पास स्टूल रखकर उस पर खाने की थाली रख दी। अभय खाना खाने लगा। तकलीफ तो हो रही थी, पर वह खाता रहा। योगिता एक बात बताओ, अभय ने खाना खाते हुए पूछा। क्या है?
योगिता ने पानी का गिलास रखते हुए कहा। ये सुसाइड क्या होता है? मतलब मतलब ये कि गुटखा खाना सुसाइड में आता है या नहीं? अब मुझे बेकार की बातें मत करो, मैं वैसे ही परेशान हूँ। नहीं, असल में पॉलिसी में एक क्लॉज है कि अगर कोई आदमी जानबूझकर अपनी जान लेता है तो वह क्लेम के योग्य नहीं माना जाता। गुटखा खाने से कैंसर होता है, सभी जानते हैं और फिर भी खाते हैं। तो ये जानबूझकर अपनी जान लेने की श्रेणी में आएगा कि नहीं? अब योगिता अपने को रोक ना सकी। उसने मुंह घुमाकर अपना आंचल मुंह में ले लिया और एक सिसकी ली। दूसरे दिन अभय तैयार होकर ऑफिस गया। वह सीधे राजीव जी के पास गया। उसका बीमा उन्होंने ही किया था। उसने उन्हें अपनी किस्त का चेक दिया। अरे राजीव जी, आपने तो याद भी नहीं दिलाया, 2 किस्तें पेंडिंग हैं। बताया तो था, राजीव जी ने चेक लेते हुए कहा। आप ही ने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा ब्याज भी लगेगा। चाहिए तो मैं कैश जमा कर दूंगा, आप बाद में दे दीजिएगा। राजीव जी, एक बात पूछनी थी आपसे, अभय ने धीरे से कहा। कहिए ना। वो क्या है कि मतलब गुटखा खाने वाले का क्लेम मिलता है ना कि नहीं मिलता? क्या? राजीव जी समझ नहीं पाए। नहीं, मतलब जो गुटखा वगैरह खाते हैं उनको कैंसर हो जाता है तो उनको क्लेम मिलता है कि नहीं? आपको हुआ है क्या? अरे नहीं, मुझे क्यों, मतलब ऐसे ही पूछा। अच्छा, अब मैं समझा, आप तो ज़बरदस्त गुटखा खाते हैं तभी तो पूछ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया पान गुटखा खाती है। ऐसा होता तो बीमा बंद हो जाता, पर उसमें एक क्लॉज है ना। कौन सा? अरे वही बीमा वाला, बीमित इंसान का जानबूझकर अपनी जान देना। राजीव जी कई पलों तक उसे हैरानी से घूरते रहे, फिर ठठाकर हंस पड़े। बात तो बड़े काम की आई है आपके दिमाग में। सही में गुटखा खाने वाला अच्छी तरह से जानता है कि उसे कैंसर हो सकता है और वह मर सकता है। एक तरह से तो ये सुसाइड ही है, पर अभी तक कंपनी का दिमाग यहाँ तक नहीं पहुँचा है। बस आप किसी को बताइएगा नहीं। पर ये छिपेगा कैसे राजीव जी? ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन और दवा के खर्चों का बिल ऑफिस से पास होगा, पता तो चल ही जाएगा ना। अरे कंपनी को कैसे पता चलेगा? वह डेथ सर्टिफिकेट होता है ना, कंपनी डेथ सर्टिफिकेट तो मांगेगी ना। तो उसमें तो मौत की वजह लिखी होती है ना। उसमें अगर कैंसर लिखा होगा तो समस्या हो सकती है ना। अरे आप इतनी फिक्र मत कीजिए भाई, आपके डेथ सर्टिफिकेट में हम लोग कुछ और लिखा देंगे, इतना तो हम लोग कर ही लेते हैं। अब जाइए, मैं कुछ काम कर लूँ। अभय चिंतित सा उठ गया। पीछे से राजीव जी ने आवाज़ दी, अभय बाबू, एक बात सुनिए। अभय पलट गया। जी? आप पान गुटखा खाना छोड़ दीजिए। अगर कॉज ऑफ डेथ में कोई और वजह लिखी होगी तो क्लेम में कोई परेशानी नहीं आएगी। समझ गए ना? जी समझ गया, छोड़ दिया है। आधे घंटे के अंदर पूरे ऑफिस में खबर फैल गई कि अभय को कैंसर हो गया है। चपरासी ने आकर अभय को बताया कि इंजीनियर साहब उसे बुला रहे हैं। अभय उनके कैबिन में गया। उन्होंने इशारे से बैठने को कहा। कौन सी स्टेज है? उन्होंने गुटखा थूक कर कहा। जी अभी तो कंफर्म ही नहीं है, टेस्ट होना है। इसका पता ही लास्ट स्टेज पर चलता है। आप लोग बड़ी गलती करते हैं, निगल जाते हैं। अब मुझे देखिए, जब से पान मसाला चला है खा रहा हूँ, पर मजाल है कि कभी निगला हो। कभी कभी हो जाता है, तभी तो ये परेशानी होती है। मैं आपकी फ़ाइल देख रहा था। आपकी पत्नी का नाम योगिता है ना? जी हाँ। वह ग्रेजुएट है ना? जी साइंस में ग्रेजुएट है। बहुत बढ़िया। कंप्यूटर का कोई कोर्स किया है क्या? नहीं साहब, वह तो उसने नहीं किया है। करा दीजिए, 3 महीने का कोर्स करा दीजिए। आप तो जानते ही हैं कि आजकल कंप्यूटर के बिना काम नहीं चलता। जी मैं जल्दी ही करा दूंगा। उसे आपकी जगह नौकरी मिल जाएगी। आपके पीएफ में कुछ प्रॉब्लम है, पर मैं इसे देख लूँगा। पर अभी कंफर्म नहीं हुआ है, टेस्ट होने हैं। कंफर्म ही समझिए। और क्या आप लेंगे? उन्होंने नया पाउच तोड़ते हुए पूछा। नहीं साहब, मैंने खाना छोड़ दिया है। अरे आराम से खाइए, उन्होंने पाउच सीधे मुंह में डालते हुए कहा।
जितना समय बचा है जो मन हो खाइए, जितना नुकसान होना था हो चुका है, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। खाइए या छोड़िए, खुश रहिए और मस्त रहिए। अभय बाबू, दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। पत्नी को जॉब मिल जाएगी और बच्चा पल जाएगा। कुछ समय बाद किसी को आपकी याद भी नहीं आएगी। पर उसने कंप्यूटर कोर्स किया होता तो अच्छा था। उसकी अंग्रेजी कैसी है? ठीक ही है। आपकी अंग्रेजी कमज़ोर थी, आपकी ड्राफ्टिंग भी कमज़ोर थी। हम तो यही चाहते हैं कि ऑफिस को काम का स्टाफ मिले। मैं करा दूंगा सर, मैं उसे कंप्यूटर कोर्स करा दूंगा। 3 महीने वाला नहीं, 6 महीने वाला करा दूंगा। नहीं, 3 महीने वाला ही ठीक है, बीच में छोड़ना ना पड़े। ठीक है सर, ऑल माय बेस्ट विशेस। थैंक यू सर, कहकर अभय बाहर आकर अपनी सीट पर पहुंचा। इंजीनियर की बात सुनकर अभय का मन घबराने लगा। उसने 1 हफ्ते की मेडिकल लीव की एप्लीकेशन लिखी। वो सीधे इंजीनियर साहब के कमरे में आ गया। वे खाना खाकर नया पाउच तोड़ रहे थे। सर, मैं घर जा रहा हूँ, 1 हफ्ते की मेडिकल लीव पर। अभय ने अपना निवेदन उनकी सीट पर रखा। मैं तो पहले ही कह रहा था, जाइए, और भी छुट्टी बढ़ानी हो तो बढ़ा दीजिएगा। एप्लीकेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, फ़ोन कर दीजिएगा, मैं संभाल लूँगा। अभय घर आ गया। वो बहुत निराश था, पर इंजीनियर साहब की एक बात से उसे तसल्ली मिली कि योगिता को नौकरी मिल जाएगी और वह बेसहारा नहीं रहेगी। 5वें दिन शाम को अभय डॉक्टर के यहाँ पहुँचा। योगिता भी जिद करके साथ गई थी। उनकी बारी आई तो डॉक्टर के चैम्बर में गए। आइए, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब ने उन्हें पहचान लिया। क्या हाल बताएं डॉक्टर साहब? अभय ने कहा। अब आप भी देखिए और बताइए, आपके छाले का क्या हाल है? दर्द तो कम है लेकिन खाना खाने में तकलीफ़ होती है। अच्छा, मुंह खोलिए। अभय ने मुंह खोला। उसे लगा कि मुंह पहले से कुछ ज़्यादा खुल रहा है। ये देखिए, डॉक्टर ने एक शीशा लगे यंत्र को मुंह में डालकर दिखाया। यह गाल देखिए, दूसरी तरफ भी ये देखिए, पूरा चितकबरा हो गया है। इसमें जलन या दर्द है क्या? नहीं डॉक्टर साहब, जलन या दर्द तो पहले भी नहीं था, पर ज़बान से छूने पर पता नहीं चलता है। सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई है। आजकल पान मसाले के पाउच का क्या स्कोर है? छोड़ दिया है डॉक्टर साहब। अब योगिता बोली। जिस दिन से आपके पास से गए हैं उस दिन के बाद से नहीं खाया है। आपको क्या पता? आप ज़रा चुप रहिए, आपसे बाद में बात करता हूँ। ये बाहर जाकर खा आते होंगे तो आपको क्या पता चलेगा? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने उस दिन से पान मसाला का एक दाना भी नहीं खाया है। अभय की आवाज़ भर आ गई। क्यों नहीं खाया है? आप तो दिन भर में 20-25 पाउच खा जाते हैं। डर लगता है साहब। वेरी गुड, तभी आराम दिख रहा है। मैं 5 दिन की दवा और दे रहा हूँ, उसके बाद दिखाइएगा। डॉक्टर साहब, वो कैंसर वाला टेस्ट? अभय ने कहना चाहा। 5 दिन बाद ज़रा और प्रोग्रेस देख लें, उसके बाद। और आप अब ज़रा बाहर बैठिए, मुझे आपकी पत्नी से कुछ बात करनी है। अभय उठकर धीरे धीरे बाहर आ गया व दरवाज़ा बंद कर दिया। योगिता हैरानी से बैठी रही। पिछले 4 दिन आप लोग को कैसे बीते? डॉक्टर साहब ने योगिता से पूछा। योगिता जवाब ना दे पाई। उसकी आंखें भर आई, वह गला रुंध गया। उसने आंचल मुंह पर लगा लिया। जी, योगिता ने हैरानी से कहा। वो कुछ समझ ना पाई। अभय की हालत इतनी ख़राब नहीं है, उनकी हालत ठीक भी नहीं है। समझ लीजिए कि कैंसर ने अभी दस्तक दी है, अंदर नहीं आया है। यानी उन्हें कैंसर नहीं है? कहना मुश्किल है, पर दवाओं ने असर किया है। मानिए 5% सुधार हुआ है। तो अभी इनका टेस्ट नहीं होना है? टेस्ट वेस्ट नहीं करना है, वह मैंने इन्हें डराने के लिए कहा था। ये डर भी गए हैं, अच्छा हुआ। इन्हें पान मसाला या गुटखा देना खाने से डर लगने लगा है। इस डर ने ही इन्हें गुटखे से 5 दिन दूर रखा है। अब मैं इन्हें 5 दिन की दवा और दी है। अगर ये 10 दिन तक गुटखे से दूर रहें तो गुटखा इनसे छूट सकता है। ये स्टडी है कि टोबैको एडिक्ट अगर 10 दिन तक टोबैको से दूर रहे और उसकी विल पावर स्ट्रांग हो तो टोबैको की आदत छूट सकती है। पर इनका मुंह तो पूरा नहीं खुल पा रहा है। देखिए,
मिसेस मिश्रा, हर गंभीर बीमारी अपने आने का संकेत देती है और संभलने का मौका भी देती है। माउथ कैंसर का भी यही हाल है। पहली दस्तक मुंह का ना खुलना या कम खुलना, उनकी ये हालत 2-3 महीने से होगी। ये फर्स्ट स्टेज है। फिर आता है मुंह का छाला, 1 या 2 छाले। ये छाले होने के 5 या 6 दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं। इनमें कोई दर्द वगैरह भी नहीं होता। 10-15 दिनों के बाद एक आध छाला और होता है और ठीक हो जाता है। इसे आप सेकेंड स्टेज समझिए। यहाँ तक लोग इसकी सीरियसनेस नहीं समझते। फिर आती है थर्ड स्टेज। एक साथ कई छाले होते हैं और ये सूखते नहीं हैं। इनमें घाव हो जाते हैं और अंदर ही अंदर इनमें पस पड़ जाती है। इसके बाद आती है लास्ट स्टेज, जब छाले का घाव गाल के दूसरी तरफ यानी बाहरी तरफ आ जाता है। ये स्टेज बहुत तेज़ी से आती है और घाव व कैंसर सेल की ग्रोथ गाल से गले तक हो जाती है। ये लाइलाज है। यानी ये सेकेंड स्टेज पर पहुंच गए थे, कह सकते हैं सेकेंड स्टेज की प्राइमरी स्टेज पर। इसका इलाज क्या है? सेकेंड स्टेज तक ही इलाज किया जाता है। थर्ड स्टेज आने पर ऑपरेशन कभी कभी कामयाब होता है। फोर्थ स्टेज लाइलाज है। इसका एक ही इलाज है। पहली स्टेज होते ही तंबाकू से परहेज, खासकर पान मसाला या गुटखा से। 1-2 या 5 रुपए के गुटखे में क्वालिटी की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं? यह सामान्य सी बात लोग क्यों नहीं समझते? फिर इसके बनाने वाले इसी 1-2 रुपए से करोड़पति हो जाते हैं और सरकारें हजारों करोड़ टैक्स भी से भी कमा लेती है। 2 रुपए के पाउच की क्वालिटी शायद 20 पैसे की भी नहीं होती। जब ऐसा है तो सरकार इसे रोक क्यों नहीं देती? छोड़िए, ये बड़ी बहस की बात है। तो ये बच सकते हैं? अभय बाबू बच जाएंगे, बशर्ते ये तंबाकू से दूर रहें। योगिता से रहा ना गया। उसने सिर पर आंचल रख लिया और उठकर डॉक्टर साहब के पैर छू लिए। अरे ये आप क्या कर रही हैं? उठिए। आप डॉक्टर नहीं हैं। योगिता की आंखों से आंसू बहने लगे। बड़ी हत्यारी चीज़ है ये गुटखा, मिसेस मिश्रा। डॉक्टर साहब गमगीन हो गए। मैंने अपना बेटा खोया है। मैं उसे बचा नहीं पाया। उसका चेहरा देखने लायक नहीं रहा था। हाँ बेटी, मेरा बेटा भी पान मसाला खाता था। एक दिन 1-1 डब्बा खा जाता था। यह चीज़ ही ऐसी है जो गरीब अमीर ऊंचा नीचा कुछ नहीं देखती है। बस इसीलिए मैं अपने को रोक नहीं पाता हूँ। आउट ऑफ द वे जाकर भी कोशिश करता हूँ कि इससे किसी को बचा सकूँ। योगिता कुछ कह ना सकी, बस एक टक डॉक्टर को देखती रही, जो अब एक गमगीन पिता लग रहे थे। अब तुम जाओ और वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। याद रखना, अभय जी को ठीक करने में जितनी मेरी कोशिश है उतनी ही जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। जाओ और अपनी गृहस्थी, अपने परिवार को बचाओ। योगिता बाहर आ गई। अभय बेचैन हो रहा था। क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब? बाहर आते ही उसने पूछा। चलो घर चलकर बात करते हैं, योगिता ने गमगीन लहजे में कहा। वे ऑटो से ही आए थे तो ऑटो से ही वापसी हुई। अब तो बताओ, क्या डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि मेरे पास कितने दिन बचे हैं? तुम कैंसर की सेकेंड स्टेज पर पहुंच गए हो, योगिता ने साफ साफ कह दिया। अब अगर तुम गुटखा खाओगे तो लास्ट स्टेज पर पहुंचोगे, फिर कोई इलाज नहीं होगा। अरे गुटखे का तो अब नाम ना लो। अब तो मैं गुटखे की तरफ देखूंगा भी नहीं। अभी कोई इलाज है क्या? अभी डॉक्टर साहब ने साफ साफ नहीं बताया है। 10 दिन बाद बताएंगे। तुम्हें पूरा आराम करना होगा। तुम्हें छुट्टी बढ़ानी होगी। मैं कल ही 1 महीने की छुट्टी बढ़ा दूंगा। अभय ने 1 महीने की छुट्टी बढ़ा दी, पर उसे 2 महीने लग गए। अभय के ऑफिस ज्वाइन करने से 2 दिन पहले ऑफिस के सभी सहकर्मी उससे मिलने घर आए। सभी खुश थे। तभी योगिता ने प्रस्ताव रखा कि अभय की ठीक होने की खुशी में कल यानी रविवार को सभी सपरिवार रात के खाने पर उनके यहाँ आमंत्रित हैं। सभी ने तालियां बजाकर सहमति दी। पर भाभी जी, हमारी एक शर्त है, सुनील ने कहा। बताइए सुनील जी, योगिता ने मुस्कुराकर कहा। हमारी एक शर्त है, सुनील ने नाटिकता से कहा, कि सभी मेहमानों को स्वागत पान मसाले से किया जाए। ये सुनकर वहाँ सन्नाटा पसर गया। भाड़ में जाओ, तभी अभय ने मुंह बनाकर कहा।
मेरे सामने कोई पान मसाले से स्वागत तो क्या, कोई पान मसाले का नाम भी ना ले। पार्टी वाटी भी जाए भाड़ में। अरे अरे, गलती हो गई भाभी जी, पान मसाले से नहीं बल्कि हमारी शर्त है कि मेहमानों का स्वागत शरबत के गिलासों से किया जाए। मंजूर है, योगिता ने कहा तो सभी की हंसी गूंज उठी, अभय की भी, क्योंकि अब उसका पूरा मुंह खुल रहा था। अभय को अब ये एहसास हो चुका था कि वह अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन वक्त रहते ही उसे अपनी गलती समझ में आ गई और ज़िंदगी ने उसे एक और मौका दे दिया था जीने का। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।